बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर जहां जहां हिंसा हुई थी उन सभी 697 बूथ पर दोबारा आज मतदान कराया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के मद्देनजर आज 697 बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने हिंसा के बाद इन सभी मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को रद्द कर दिया था, जिसमें राज्य के ग्रामीण इलाकों के 73,887 सीटों के लिए हुए वोटिंग के दौरान मतदाताओं ने 61,636 मतदान केंद्रों पर वोट डाले थे, जिसमें 2,06,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया था। पुनर्मतदान के दौरान केंद्रीय पुलिस बल के कम से कम 4 जवान एक बूथ पर तैनात होंगे। जिन जिलों में पुनर्मतदान की घोषणा की गई है उनमें मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 174 बूथ हैं, उसके बाद मालदा में 110 बूथ हैं। Such violence I condemn because there should be a fair elections. Otherwise, there will be no democracy. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज गृह मंत्री शाह से मिलकर पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर रिपोर्ट सौंप सकते हैं। और मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो गई है। हालांकि चिराग पासवान ने ऐसा भी कहा है कि मंत्री बनना उनकी प्राथमिकता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए में लौटने के संकेत दिए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के चिराग से भेंट के बाद से ही चिराग पासवान के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा होने लगी है। वहीं चिराग पासवान ने भी गठबंधन की बात मानी है। कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, तो ऐसे में गठबंधन पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। बिहार में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में मुलाकात की। हालांकि नित्यानंद राय ने इसे निजी मुलाकात करार दिया। और देखिए, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा में इसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। सियासी दलों ने भी इसके लिए कमर कस ली है। अब देखिए, तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट को लेकर बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं इसके हंगामेदार रहने के आसार भी हैं, जिसके संकेत विपक्ष ने दे भी दिए हैं, जबकि सत्ता पक्ष जनहित की बातों पर सार्थक चर्चा की बात कह रहा है। साथ ही विपक्ष के हर सवाल का जवाब इसमें दिया जाएगा, इसको लेकर भी सत्ता पक्ष तैयार है। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें तेजस्वी का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। बीजेपी सदन में तेजस्वी के इस्तीफे की मांग करेगी। मानसून सत्र में स्पष्ट रूप से सड़क से सदन तक, जहां हम नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं, जहां हम 10 लाख युवाओं को जो रोजगार देने का बड़ा माहौल बनाया था तेजस्वी यादव, उसको पूछ रहे हैं कि 10 महीने में 10 लाख लोगों में कितने लोगों को रोजगार दिया भैया, अपने रोजगार के अलावा कितने लोगों को रोजगार दिया, तो ये विषय उठा रहे। शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव का मुद्दा बीजेपी उठाएगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जारी विवाद का मुद्दा भी सदन में बीजेपी उठाएगी। और दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में आज से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 6 दिन कथा सुनाएंगे, जिसकी रविवार को कलश यात्रा से शुरुआत हो गई। ग्रेटर नोएडा में आज से 16 जुलाई तक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें रोजाना लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। 12 जुलाई को कथा में दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कथा की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। पंडाल और उसके आसपास के इलाकों में सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। दिव्य दरबार में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी और स्वामी रामदेव समेत देश भर से 500 से ज्यादा साधु संत शामिल होंगे। बारिश को देखते हुए कथा के लिए जापानी टेंट लगाया गया है।
ये टेंट पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन कथा में उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कथा स्थल पर 200 कमरे भी बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर खुला एरिया भी होगा। टेंट को लगाने में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। टेंट में लगाए गए गद्दों को भी जमीन से 1 फीट ऊपर लगाया जा रहा है ताकि बारिश में यदि सीलन आए तो लोगों को बैठने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पार्किंग के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को गाड़ियों को खड़ी करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और वहीं मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। रविवार को 6000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। रविवार को एक बार फिर अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। बालटाल और पहलगाम से यात्रा शुरू हुई। रविवार को मौसम में सुधार होने के बाद 6491 यात्रियों के जत्थे ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। गुफा में दर्शन करने वाले यात्रियों में 4700 पुरुष, 1456 महिलाएं, 213 बच्चे, 116 साधु और 6 साध्वियां शामिल थी। अब तक 93,329 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी की दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तारीफ की है। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सभी बाधाओं के बावजूद राष्ट्र और मानवता की सेवा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हमेशा तत्पर रहे हैं। एक तीर्थयात्री को सुरक्षित अमरनाथ यात्रा कराने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की। अमरनाथ यात्रा को लेकर जानकारी ली। और फ्रांस पहुंची भारतीय सेना ने मार्चिंग पास्ट परेड की रिहर्सल में हिस्सा लिया। इस मौके पर सारे जहां से अच्छा की धुन बजाई गई। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। फ्रांस पहुंची भारतीय वायुसेना, थल सेना और नेवी की एक टुकड़ी ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे बैस्टिल परेड में भारत की तीनों सेनाओं के जवान नजर आएंगे। तीनों सेनाओं की अलग अलग टुकड़ियां फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुकी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी इस साल की परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। फ्रांस में हिंसा की आशंका को देखते हुए पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी, जुलूस और लाने ले जाने पर रोक लगा दी गई है। आजकल फ्रांस हिंसा के बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में आतिशबाजी हिंसा की वजह न बन जाए, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बड़ी तादाद में फ्रांस की जनता बैस्टिल जेल के बाहर जमा हो गई थी, जिसके बाद भीड़ ने जेल पर हमला बोलकर कैदियों को छुड़ा लिया था। ये घटना फ्रांसी क्रांति में एक अहम कड़ी है। इस दिन को राजशाही शासन के अंत के तौर पर देखा जाता है। बाढ़, बारिश के साथ साथ भीषण गर्मी से चीन का बुरा हाल है। चीन के कई प्रांतों में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड के हालात बने हुए हैं। सेंट्रल चाइना में लैंडस्लाइड से हालात बेकाबू हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के कई राज्यों में बाढ़, बारिश के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी ही स्थिति चीन में भी बनी हुई है। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चीन के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड भी जारी है। ऐसा ही हादसा मध्य चीन में हुआ, जहां लैंडस्लाइड से कई घरों को भारी नुकसान हुआ है और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। चीन में इस साल बाढ़ के साथ साथ कई प्रांतों में भीषण गर्मी का दौर भी जारी है। चीन की राजधानी बीजिंग में लगातार 9 दिनों से अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया, जो 1961 के बाद से कभी नहीं देखा गया था। चीन के मौसम विभाग ने गर्मी के हालात के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। बीजिंग में गर्मी और लू के चलते अब तक 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मध्य चीन के साथ साथ उत्तरी चीन में भी भीषण गर्मी जमकर प्रकोप मचा रही है, तो वहीं दक्षिणी चीन में भारी बाढ़ ने पिछले कुछ हफ्तों में हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया है।